नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चंद्रशेखर बिरथरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या लाइक नहीं किया हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये 21वें एपिसोड का तीसरा भाग है। इस एपिसोड में हम पुनः मुखर, मौन, संपर्क सूत्रों के पाठ के अंतर्गत पारस्परिक संबंध के बाहरी और आंतरिक उपकरण, अदृश्य और आध्यात्मिक पक्षों के भावनात्मक किरणों के आंतरिक और बाह्य प्रभाव के संबंध में स्टैनिस्लॉवस्की के विचारों को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक अभिनय में पारस्परिक संबंधों के बाहरी उपकरण मतलब शरीर के विभिन्न अंगों के प्रयोग का प्रश्न है, स्टैनिस्लॉवस्की का कहना है कि दो अभिनेताओं की जोड़ी बनाकर उन्हें एक विषय देकर मंच पर तर्क वितर्क करने के लिए छोड़ देना चाहिए। और इस एक्सरसाइज में, ये एक तरह की कसरत है, इस एक्सरसाइज में जो विभिन्न अंग हैं वो दोनों एक्टर, दोनों अभिनेता उनका उपयोग करके अपनी बात को संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, एक्टिंग इज ऑल्सो ए कन्वर्सेशन, अभिनय भी बातचीत ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्वाधिक अंग कौन सा है जिसका उपयोग किया जाता है। तो हमने हमारे पिछले एपिसोड में बताया है आपको कि आँखें, 80% अभिनय आँखों से किया जाता है। जिसे आप दृष्टि भावनाओं को व्यक्त करती है, वाणी से विचारों की अभिव्यक्ति होती है, भावनाएं वाचन के उपयोग के लिए की जाने वाले अंगों को अवश्य प्रभावित करती है, क्योंकि वाणी का स्वर विन्यास आंतरिक भावनाओं को प्रेषित करता है, अभिव्यक्त करता है। इसलिए सुनना भी हमारे लिए, अभिनेता के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बड़ा उत्प्रेरक का काम करता है। वास्तव में सुनने की प्रक्रिया वाचन की परम आवश्यक सहयोगी है। संप्रेषण की बाहरी और दृश्यगत और भौतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करने के बाद स्टैनिस्लॉवस्की ने आंतरिक, अदृश्य और आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा की है। इस विषय में समस्या यह है कि अभिनेतागण इस बात को महसूस तो करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। वह कुछ ऐसी चीज जिसकी अनुभूति तो होती है लेकिन उसके सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना नहीं की जा सकती। ये जो भी है अभिनय में जो महसूस करता है अभिनेता, जो अभिव्यक्त करता है, वो उसका अपना वो है, उसको आप कोई दूसरा व्यक्ति उसको महसूस नहीं कर सकता। वो जो महसूस करता है उसी को वो अभिव्यक्त करता है। वह कुछ ऐसी चीज है, इसकी अनुभूति तो होती है लेकिन उसका सैद्धांतिक मतलब पक्ष की विवेचना नहीं की जा सकती। इस प्रक्रिया को कोई भी बनी बनाई शब्दावली नहीं है, कोई ऐसे 2+2 हो जाता है ऐसा 4 नहीं है अभिनय में। इसलिए मात्र संकेतों से ही इसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। स्टैनिस्लॉवस्की ने क्या लिखा है इसमें, इस प्रक्रिया की कोई भी बनी बनाई शब्दावली नहीं होती है, इसलिए मात्र संकेतों से ही उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में स्टैनिस्लॉवस्की ने शेक्सपियर की कुछ पंक्तियां उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर उनमें अभिव्यक्त संवेदनों के माध्यम से उन संपर्क सूत्रों को समझाने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों में हैमलेट और ओफिलिया के बीच शब्दहीन संवाद का विवरण है। उसने पकड़ ली मेरी कलाई कसकर, फिर लौटकर एक बाजू दूर और रखकर भौं पर दूसरा हाथ, वह देखता है गौर से चेहरा मेरा, जैसे खींचना हो चित्र, ठहरा रहा देर तक ऐसे ही और अंततः कुछ झकझोर कर बांह मेरी उसने हिलाया सिर अपना, ऊपर नीचे 3 बार निकली एक आह स्फोट की मानींद, जैसे हिला देगी वजूद, कर देगी नेस्त नाबूद उसको। छोड़ दी उसने फिर मेरी कलाई घूम गया कंधों पर रखा उसका सिर, चलता रहा दृष्टिहीन किसी पथ पर, चला गया दरवाजों के पार,
नहाई रही उन आँखों की रोशनी में मैं। अब देखिए ये पूरा जो भी है इसमें सिर्फ भावनात्मक प्रदर्शन है दोनों, मतलब वो प्रेमिका है जो बोल रही है कि कुछ भी उसमें मतलब एक्शन वाली बात नहीं है, सिर्फ मानसिक रूप से हमारे शरीर के अवयवों को उपयोग करके उस बात को कहा गया। शेक्सपियर की उक्त पंक्तियों को प्रस्तुत कर स्टेनिस्लॉवस्की ने अपनी कक्षा के छात्रों से पूछा, क्या आपको भी इससे मिलती जुलती परिस्थितियों में कुछ ऐसा ही अनुभव नहीं हुआ है, जब आपके बाहर कुछ प्रवाहित हो उठा हो, जब आपकी आंखों में उंगलियों के पोरों से, शरीर के रोमकूपों से कोई धारा चल पड़ी हो। अभी अभी जो पंक्तियां प्रस्तुत की गई उनमें कवि की सुप्रिया का अंग अंग भी बोलने लगा है। वस्तुतः दोनों ओर से अंतः प्रवाह की एक धारा चली है। इनमें अंतः संवाद का स्पष्ट संकेत है। शब्द नहीं है वहाँ, सिर्फ मौन है और मुखर एक मौन की भाषा में और शरीर के अवयवों के माध्यम से अपनी बात कही जा रही है। इन अदृश्य धाराओं को क्या नाम दिया जा सकता है, जिनका उपयोग परस्पर संवाद के लिए करते हैं? किसी दिन यह नैसर्गिक व्यापार वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय बनेगा। एक है कि कैसे मैं अपने दिमाग की बात आपके दिमाग को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये अभिनय की एक पराकाष्ठामयी स्थिति है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा इसको, इसी बीच उन्होंने इस प्रक्रिया को कहा, इसे उन्होंने किरणों का आदान प्रदान कहना उपयुक्त समझा। किरणों का आदान प्रदान, दो अभिनेता भले ही वो प्रेमी हो प्रेमिका हो, एक दूसरे को आंखों से अपलक निहार रहे हैं और उन आँखों में ही, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि 80% अभिनय से किया जाता है, तो आँखों ही आँखों में सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद उन्होंने इसका अनुशीलन की बात की, उससे प्राप्त अपने संवेदनों की विवेचना की। वे कहते हैं कि जब हम निश्चल, निस्पंद और शांत होते हैं तो किरणों का वह प्रभाव मुश्किल से दिखाई देता है, लेकिन जब हम उच्चतम भावावेग की अवस्था में होते हैं तो दोनों ओर से इन किरणों का आदान प्रदान बहुत अधिक सुनिश्चित इंद्रियों द्वारा ग्रहणीय किया जाता है। अभिनेता के जीवन में ऐसे अनेक विशिष्ट क्षण आते हैं जब वह मूल चरित्र के साथ पूर्ण तादात्म्य एकात्म का अनुभव करता है। इस संबंध में स्टेनिस्लॉवस्की ने अंतः संवादों में किरणों के प्रवाह को कुछ और अधिक समझाने के लिए उनके स्वयं के एक अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अभी कल ही की बात थी कि एक नवयुवती और उसके प्रेमी के बीच में एक विलक्षण दृश्य देखा उन्होंने देखा कि नवयुवती, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर बैठे हुए थे, लेकिन वो लड़ रहे थे और नवयुवती ये दिखावा कर रही थी कि वह प्रेमी को देख नहीं रही है, लेकिन वह यह काम कुछ इस प्रकार कर रही थी कि उसका ध्यान आकर्षित कर सके प्रेमिका। वह प्रेमिका नीचे निश्चेष्ट बैठा था, उसने कुछ निवेदन करने की दृष्टि से देख रहा था। वह कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखों को किसी प्रकार से पकड़ ले, जिससे उसके मन की भावना का कुछ अनुमान हो सके। उसके अंतरात्मा में क्या है, अदृश्य एंटीना से उसने अनुभव करना चाहा। अदृश्य एंटीना से यहाँ तात्पर्य है मन की आंखों के द्वारा। लेकिन उस नाराज युवती ने हर प्रकार से उसके साथ किसी प्रकार के संपर्क को नकारने की कोशिश की। फिर भी अंततः जब उसकी दिशा में घूमी तो उसने उसकी दृष्टि को पकड़ लिया, लेकिन उसके इस प्रयास ने उसे सांत्वना देने के स्थान पर उदास कर दिया। कुछ देर बाद वह एक अन्य स्थान पर चला गया जहां ताकि उसे सीधे सीधे देख सके। वह चाहता था कि उसका हाथ उसके हाथ के पास पहुंच जाए, वह उसे छुए, अपनी भावनाओं की धारा को उसकी ओर प्रवाहित करे। वहाँ कोई शब्द नहीं थे, कोई उद्गार नहीं थे, कोई मौखिक अभिव्यक्ति नहीं थी, आंगिक चेष्टा या क्रिया भी नहीं थी। वह बिल्कुल सीधा तात्कालिक संवाद था अपने विशुद्धतम रूप में। स्टेनिस्लॉवस्की ने लिखा है कि शायद वैज्ञानिकों को इस अदृश्य नैसर्गिक प्रक्रिया की कोई व्याख्या हो उनके पास। वे स्वयं तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि उन्होंने जैसा अनुभव किया वो बता दिया। साथ ही यह भी
बता दिया कि नाट्य कला में इन संवेदनों का उपयोग कैसे किया जाता है। अगले दिन स्टैनिस्लॉवस्की ने एक छात्र सुंदर और एक छात्रा सुंदरी की जोड़ी को बैठाकर परस्पर अंतः संवाद और किरणों के आदान प्रदान अनुभव करने के लिए कहा। सुंदर और सुंदरी एक साथ बैठे, उन्होंने तुरंत परस्पर यांत्रिक रूप में किरणों का आदान प्रदान आरंभ कर दिया। स्टैनिस्लॉवस्की ने उनके परस्पर व्यवहार को देखकर उनसे रुकने के लिए कहा और कहा कि उस सुकुमार और अति संवेदनशील प्रक्रिया में वे बड़े उग्र साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। एकदम से देखना, एकदम से पलटना, एकदम से नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या कहा उनको कि उन्होंने उन दोनों को अपने उद्देश्यों की संपूर्ति के लिए पहले अपनी मांसपेशियों को संकुचित करने की सलाह दी। सिमट जाना पड़ता है प्रेम जब निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीछे की ओर और पीछे की ओर और पीछे की ओर बैठो, दूर बैठो, कुछ दूर, सीधी सादी आराम की मुद्रा में बैठो, कोई तनाव नहीं होना चाहिए और यह पर्याप्त शिथिलता की पूर्ण तरह शिथिल हो जाना चाहिए। आपको आपके मन में कोई आचार विचार, किसी प्रकार की कोई शंका कुशंका कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरे को देखो, क्या इसे तुम देखना कहते हो? अरे तुम्हारी आंखें तो एकदम बाहर निकल पड़ रही हैं, आराम से हो जाओ और अधिक तनाव बिल्कुल नहीं, रिलैक्स। दोनों ने यह सब करने के बाद जब अंतः संवाद आरंभ किया तो उन्होंने फिर कहा, क्या तुम अपनी आंखें बंद करके इस प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त कर पाने की आशा करते हो? शब्दों का प्रयोग करो और अपनी आंखों को अपनी वाणी की संपूर्ति बंद करने दो। शायद तभी तुम उन किरणों का अनुभव कर सकोगे जिन्हें तुम एक दूसरे के प्रति प्रवाहित कर रहे हो। दोनों ने यही किया। स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा कि भाई इस विश्राम के बीच उन्हें सुंदर की ओर पारस्परिक संप्रेषित किरणों का भास तो हो रहा था। जब बिल्कुल वो रिलैक्स हो गए और एक दूसरे को अपलक निहारते रहे और उनके अंदर एक सुकोमल भावना, प्यार की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन फिर उन्होंने जो स्टैनिस्लॉवस्की ने उस घटना का जो विश्लेषण किया उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो है इस दोनों तरफ से प्रवाह की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन सुंदरी कुछ लेना चाह रही थी और सुंदर कुछ देना चाह रहा था। यह सब उस लंबे मौन की अवधि के बीच में हुआ। इसके बाद स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा कि सुनने के अलावा मैं चाहता हूँ अब तुम दोनों अपने साथी के कुछ जीवंत ग्रहण करने की कोशिश करो। सचेतन, सुस्पष्ट विचार विमर्श और विचारों के बौद्धिक आदान प्रदान के साथ। क्या तुम्हें समानांतर रूप से धाराओं के आदान प्रदान की अनुभूति हो रही है? क्या अपनी आंखों से तुम कुछ ग्रहण कर रहे हो? उन्हीं के माध्यम से कुछ दे भी रहे हो? वस्तुतः धरती के भीतर प्रवाहित नदी की भांति कोई कलकल की ध्वनि नहीं, बिल्कुल शांत, धीरे धीरे नदी बह रही है, उसका प्रवाह बह रहा है, उसको महसूस किया जा सकता है तथा विषय और वस्तु दोनों के बीच एक अदृश्य संबंध की रचना कर रही है। नदी जो नीचे धरती के नीचे सतह में बह रही है, सतह के नीचे सतत प्रवाहित हो रही है और विषय और वस्तु दोनों के बीच एक अदृश्य संबंध की रचना कर रही है। इसके बाद स्टैनिस्लॉवस्की ने स्वयं इस एक्सरसाइज को करके बताया। उन्होंने कहा कि खुद को आराम से व्यवस्थित कर लो, घबराओ नहीं, जल्दी मत करो। अभी कुछ देर पहले तुम्हें इस प्रकार का कार्य बड़ा जटिल लग रहा था, लेकिन अब तुम इसे आसानी से कर सकते हो। यह जो समस्या उपस्थित है उसमें भी यह सही होगा। बिना शब्दों का प्रयोग किए अपनी आंखों के माध्यम से मुझे अपनी भावनाओं से परिचित कराओ। सुंदर फिर स्टैनिस्लॉवस्की के बताए अनुसार नहीं कर सका। स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा इस विषय में कुछ भी और नहीं किया जा सकता। सुंदर को अपनी भावनाओं की सभी भंगिमाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सुंदर ने पूछा कि फिर बचेगा क्या? उन्होंने क्या जवाब दिया कि सहानुभूति और श्रद्धा की भावनाएं ये बचेंगी। तुम उन्हें शब्दों के बिना संप्रेषित कर सकते हो, लेकिन तुम दूसरे व्यक्ति को यह अनुभव नहीं करा सकते कि वह तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वह एक बुद्धिमान, सक्रिय, परिश्रमी और उच्च कोटि की मेघा का नवयुवक है। उन्होंने समझाया कि अगर तुम अपनी भावनाओं के सामान्य अभिप्राय को समझना चाहते हो तो जो कुछ तुम दूसरे को संप्रेषित करना चाहते हो उसे स्वयं अनुभव करने की कोशिश करो। इसी संबंध में उनका यह परामर्श था कि अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को अपने भावों, विचारों अथवा इच्छाओं
से आवृत कर लेना चाहते हैं, उसमें उनको घेर लेना चाहते हैं, तो अपनी मांसपेशियों को का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतः इस अंतःसंवाद की धारा में तुम्हारे भौतिक संवेदन कम ही दिखाई देने चाहिए, शरीर की क्रियाएं बहुत कम दिखाई देनी चाहिए। लेकिन अगर तुम उन्हें अपनी भावनाओं के पीछे बलपूर्वक रखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नसें फट सकती हैं। सुंदर का धीरज टूट रहा था। वह स्टैनिस्लॉवस्की को बात को पकड़ नहीं पा रहा था। स्टैनिस्लॉवस्की ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अब तुम थोड़ा आराम करो। मैं उस संवेदन के विषय में जिसे मैं तुम्हें अनुभव कराना चाहता हूँ कुछ बताने की कोशिश करूँगा। एक छात्र ने उसे फूल को खुशबू के समान कहा है। वो जो मौन संपर्क सूत्र है उसको क्या कहा है किसी छात्र ने कि वो जो है फूल की खुशबू के समान कहा है। और एक अन्य छात्र ने हीरे की आग जैसा होने की बात कही है। मैंने खुद स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा, मैंने ज्वालामुखी के द्वार पर खड़े होकर उसका अनुभव किया है। धरती के भीतर की भीषण आग से गर्म हवा की तरह वह मुझे लगा है। क्या इन सुझावों में से कोई भी तुम्हारे मन को छूता है? इस पर वह छात्र सुंदर कुछ समझ नहीं पाया। तब स्टैनिस्लॉवस्की ने उसे उल्टी रीति से समझाने की कोशिश की। जब मैं किसी संगीत समारोह में जाता हूँ और वहाँ कुछ कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के विषय में सोचता हूँ। मैं दर्शकों में से किसी भी एक व्यक्ति को चुन लेता हूँ और उसे सम्मोहित करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा शिकार कोई रूपसी महिला होती है, सुंदर महिला होती है, तो मैं अपना उत्साह उसमें संचालित करने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो महिला कुरूप होती है तो मैं उसे अपनी अरुचि संप्रेषित करता हूँ। इस प्रकार की स्थितियों में मुझे भौतिक संवेदना की सुनिश्चित जानकारी होती है। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। इस प्रकार की तुम उससे सुपरिचित हो गए। इस समय मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। उसके बाद स्टैनिस्लॉवस्की ने कई छात्रों के साथ मौन रहकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया और कहा कि अगर तुम अपनी ऐसी ही भावनाओं को एक लंबी और समन्वित श्रृंखला बना सकते हो तो यह अंततः अब इतनी सशक्त हो जाएगी कि तुम उस स्थिति को पालोगे जिसे हम पकड़ कहते हैं। अब ये पकड़ क्या है? पकड़ तब तुम्हारा किरणों का आदान प्रदान बड़ा ही सुदृढ़, प्रखर और इंद्रिय गोचर हो जाएगा। इंद्रियों के द्वारा वो महसूस किया जा सकेगा। पकड़ से स्टैनिस्लॉवस्की का मतलब है कि भाई बुलडॉग जो होता है कुत्ता, और जो गेंद को दबा लेता जबड़े में, उसको पकड़। हम अभिनेताओं में वही शक्ति होनी चाहिए कि हम अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों से उसको पकड़ लें। अगर अभिनेता को सुनना है तो वह पूरी एकाग्रता से सुने। अगर उसे सूंघने के लिए कहा जाता है तो पूरी एकाग्रता से सूंघे। अगर उसे किसी वस्तु को देखना है तो अपनी आंखों को वास्तव में प्रयोग करे। लेकिन निश्चय ही यह सब मांसपेशियों में अनावश्यक तनाव पैदा किए बिना होना चाहिए। सुंदर छात्र ने यह सुनकर जानना चाहा कि क्या उन्होंने ओथेलो के दृश्य में किसी प्रकार की पकड़ का प्रदर्शन किया था। स्टैनिस्लॉवस्की से पूछा उसने। स्टैनिस्लॉवस्की ने स्वीकार करते हुए कहा कि एक दो क्षण ऐसे थे जिसमें वे बहुत कम थे। ओथेलो की सारी भूमिका पूरी पकड़ की मांग करती है। एक साधारण नाटक के लिए साधारण सी पकड़ चाहिए, लेकिन शेक्सपियर के नाटक के लिए पूरी तरह से सुदृढ़ पकड़ की जरूरत है। दैनिक जीवन में हमें पूरी पकड़ की जरूरत नहीं होती, लेकिन रंगमंच पर सर्वोपरि दुखांत अभिनय के प्रसंग के प्रदर्शन में यह परम आवश्यक है। जब कोई अभिनय में दुख, त्रास, पीड़ा का हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ बहुत जरूरी होती है। जरा तुलना करके देखो कि हमारे जीवन का अधिकांश भाग महत्वहीन चेष्टाओं में लगता है। तुम सोने जाते हो, तुम उठते हो, अधिकांशतः तुम एक यांत्रिक जीवन कार्यक्रम का अनुसरण करते हो। वह रंगमंच के लिए सामग्री नहीं है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में जो त्रास की, परम प्रसन्नता की, भावावेग के ऊंचे ज्वार की और असाधारण अनुभव की जो रंगीन घड़ियां होती हैं, हमारे सामने चुनौती होती है। आज़ादी के लिए, एक विचार के लिए, अपने अधिकारों के संघर्ष करने की यदि हमारे पास अभिव्यक्ति के लिए शक्तिशाली आंतरिक और बाह्य अभिव्यक्ति है तो उस सामग्री का हम मंच पर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पकड़ का अर्थ असामान्य प्रयास नहीं है, इसका अर्थ है अधिकाधिक आंतरिक सक्रियता। तो मित्रों, अभी हम हमारे इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे
बात करेंगे इसी विषय में। ये जो हमारा एपिसोड था 21वें एपिसोड का तीसरा भाग था। अब हम बचे हुए स्टडी मटेरियल है उसके संबंध में चर्चा करेंगे 21वें एपिसोड के चौथे भाग में, तब जाके, और वहीं से शुरू करेंगे पुनः मौन मुखर संपर्क सूत्रों के पाठ के अंतर्गत पारस्परिक संबंध के बाहरी उपकरण, आंतरिक अदृश्य और आध्यात्मिक पक्षों के भावनात्मक किरणों के आंतरिक और बाह्य प्रवाह के संबंध में। अभी हमने जो बात की कि भाई जब दो अभिनेता एक साथ अभिनय करते हैं, मान लो उनको बिल्कुल इंटीमेट सीन्स हैं, कैमरा बिल्कुल क्लोज लगा हुआ है, तो वो कोई अभिनेता पुराना है तो उसके साथ अभिनेत्री नहीं कर पाती, और अभिनेत्री अगर पुरानी है तो अभिनेता नहीं कर पाता, वो असहज हो जाते। तो उनको अगर उनकी आंतरिक अपनी भावनाओं पे उनका पूरा अधिकार है तो वैसे बड़ी सरलता से सहजता से कर लेंगे, क्योंकि अभिनय में तनाव बिल्कुल नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो मित्रों, हमारे 21वें एपिसोड के तीसरे भाग को हम यही समाप्त करते हैं। मैं चंद्रशेखर बिरसरे आपसे विदा लेता हूं और फिर भेंट करूंगा आपसे हमारे 21वें एपिसोड के चौथे भाग में। सब विषय वही रहेगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।